नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। आप देख रहे हैं आज तक। हमारे साथ स्टूडियो में खास मेहमान मौजूद हैं शशि शेखर जी और उर्मिलेश जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं। हम उनसे जानेंगे उनका आकलन, क्योंकि चुनाव का दूसरा दौर उत्तर प्रदेश में चल रहा है और उत्तराखंड में समूचे राज्य में वोट डाले जा रहे हैं आज। सबसे पहले हम जो मतदान प्रतिशत है उस पर एक नजर डाल लेते हैं कि किन इलाकों से किस तरह की खबरें हमारे सामने आ रही हैं। उत्तर प्रदेश में दोपहर 3 बजे तक 54.27% वोटिंग हुई है। सुबह बहुत धीमी रफ्तार से ये वोटिंग शुरू हुई थी। हम अपने संवाददाताओं से जानेंगे कि क्या अलग अलग इलाकों में अब कतारें बढ़ रही हैं या नहीं बढ़ रही हैं। सहारनपुर में 60%, अमरोहा में 57% मतदान, ये सर्वाधिक प्रतिशत के तौर पर हम कहें तो यहां पर दिख रहा है। शाहजहांपुर में अब तक 51.8% वोटिंग हुई है। उत्तराखंड में दोपहर 3 बजे तक 53% मतदान हुआ। दरअसल जिन इलाकों में बर्फ गिरी हुई है वहां पर लोग भले ही नहीं निकल पा रहे हैं, लेकिन जो बाकी इलाके हैं वहां पर उत्साह अच्छा दिखा है। तो ये कुल मिला के तस्वीर है जहां जहां पर वोटिंग चल रही है उन इलाकों की। उत्तर प्रदेश में 67 सीटों के लिए वोटिंग हो रही है और उत्तराखंड में कुल मिलाकर 69 एक सीट पर वोटिंग जो है वो आगे मार्च में होगी, क्योंकि वहां पर बीएसपी के जो उम्मीदवार थे उनका देहांत हो गया था एक हादसे में। बड़े बड़े नाम भी निकले हैं वोट डालने के लिए। हरिद्वार से लेकर आप देहरादून तक देखिए, स्वामी रामदेव वोटिंग के लिए निकले। हरीश रावत उत्तराखंड के मुख्यमंत्री। रामपुर की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जहां मुख्तार अब्बास नकवी आए। बरेली, देहरादून, ये सारी तस्वीरें आपके सामने हैं। लेकिन जो खास नाम है उनसे बढ़कर वो आम लोग हैं जो अधिक से अधिक निकलते हैं, तो उसमें संकेतों को पढ़ा जाता है। और भी तस्वीरें देखिए। ये जो तस्वीरें हैं ये आम लोगों की हैं और हैं बेहद दिलचस्प। 7 फेरों से पहले मतदान के लिए पहुंचे हैं, पूरे अपने शादी के लिबास में एक जोड़ा पहुंचा है यहां मतदान के लिए। जितने भी लोग हैं किसी भी तरीके से वो चाहते हैं कि पहले अपना वोट डाल दें और उसके बाद अपना बाकी काम करें, और जब ऐसी तस्वीरें आती हैं तो वो बाकी लोगों के लिए मिसाल होती हैं। आप अगर उन इलाकों में रहते हैं जहां पर आपके इलाके में यानी कि अगर वोट डाला जा रहा है, अभी तक वोट नहीं डाला है तो निकलिए। आखिरी जो घंटा आपके पास है वो बहुत महत्वपूर्ण होगा। एक एक वोट महत्वपूर्ण हो जाता है। हिंदुस्तान में तो इतिहास ऐसा रहा है कि एक एक वोट से यहां पर चुनाव जीते या हारे गए। उत्तर प्रदेश में जिन इलाकों में आज वोटिंग की जा रही है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो इलाके पहले फेज में नहीं थे वो यहाँ पर हैं। इसके अलावा रोहिलखंड का इलाका है। हमारे साथ हमारे संवाददाता भी हैं तमाम। लेकिन इससे पहले जिस तरह से, जिस रफ्तार से आई है वोटिंग का प्रतिशत जो हमारे सामने में, आप दोनों से एक एक प्रतिक्रिया लेकर उसके बाद संवाददाताओं से। देखिए, शुरू में तो सवेरे भी हम लोग जब यहाँ पे बैठे थे तो लग रहा था कि वोटिंग का परसेंटेज थोड़ा कम रहेगा शुरू में। इस समय जो रिपोर्ट्स हैं कि लाइनें लगी हुई हैं और कुछ खास तबके के लोगों के मोहल्लों में लाइनें लगी हुई हैं, जो ये दर्शाता है कि पोलराइजेशन रोकने के लिए वोटिंग की रणनीति में परिवर्तन किया गया है। इनफैक्ट पश्चिम यूपी में अगर देखें तो पहले जब हमने देखा था कि सुबह 7 से 8 बजे तक लाइनें लग गई थी, तो 12-1 बजे के बाद वहां वोटिंग का ट्रेंड बदल गया था। ये बिल्कुल उसके विपरीत है। तो आप जब खत्म होगा तो आप पाएंगे कि 70% के आसपास मतदान हुआ है। इस समय लाइनें लगी हुई हैं वहाँ। या मुझे भी लगता है मतदान ठीक ठाक होगा। और हो सकता है कि पहले चरण से इस बार का परसेंटेज ज्यादा हो। एक तो ये इलाका जो है काफी राजनीतिक रूप से बहुत ही सचेतन है, और दूसरी बात कि दूसरे फेज में अगर देखा जाए जो आज हो रहा है मतदान, वहाँ नौजवानों की भीड़ काफी आज देखी गई है। अभी आपने एक दुल्हा दुल्हन दिखाया, क्योंकि उनको मालूम था कि हमारी ये फुटेज है पूरे देश में दिखाई जाएगी। तो ये उत्साह होता है लोगों में, खासकर नौजवानों में। नौजवान काफी भारी पैमाने पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मुझे लगता है परसेंटेज जरूर ऊपर जाना चाहिए पहले चरण के मुकाबले। जी, फर्स्ट टाइम जो वोटर्स हैं वो निकल रहे हैं। अशोक सिंघल हरिद्वार से हमारे साथ मौजूद हैं। अशोक जी, उत्तराखंड से कुल मिलाकर जो वोटिंग प्रतिशत हमारे सामने है वो बहुत उत्साह बढ़ाने वाला है। आपके आसपास कैसी तस्वीरें? देखिए श्वेता, वोट प्रतिशत तो काफ़ी बढ़ेगा, क्योंकि लास्ट जो 2 घंटे होते हैं उसमें ज़्यादा लोग बाहर निकल कर आते हैं, या सुबह पोलिंग होती है काफ़ी, वो एक है। लेकिन आज जो सबसे महत्वपूर्ण बात थी बाबा रामदेव की थी। 2014 में जिस बाबा रामदेव ने बीजेपी के पक्ष में कैंपेन किया, बीजेपी के लिए प्रचार प्रसार किया, माहौल बनाया बीजेपी के फेवर में,
वो बाबा रामदेव आज किसी भी पार्टी के फेवर में बोलने को तैयार नहीं थे। उन्होंने कहा जो भी कैंडिडेट ईमानदार होगा, कम ईमानदार होगा, उसको आप वोट डालें। और जहाँ तक नोटबंदी है वो मुद्दा, उस पर बोलने को कुछ भी तैयार नहीं थे वो। और उन्होंने कहा कि भूचाल आ जाएगा इस चुनावों के बाद और उथल पुथल होगी राजनीतिक। क्या कहना चाहते थे, उनसे कुरेदने की कोशिश भी की श्वेता कई बार, लेकिन बाबा रामदेव की कई दिनों की चुप्पी के बाद जब आज बोले तो कई उनके मायने निकाले जा सकते हैं कि क्या मतलब है, क्या बीजेपी से नाराज हैं। जो उन्होंने ये बात कही कि किसी भी पार्टी का कैंडिडेट हो, उनको किसी पार्टी से लेना देना नहीं है, जबकि उनकी जो विचारधारा है साफ तौर से मानी जाती है कि बीजेपी के समर्थक हैं और नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए उन्होंने जगह जगह जाके कैंपेन किया, अपने उम्मीदवार भी उतारे अपने पसंद के। लेकिन आज बाबा रामदेव ने जो बात कही, कहीं ना कहीं आगे आने वाले दिनों में ये समझ में आएगा कि बाबा रामदेव ने क्यों कहा। एक बात ये भी थी श्वेता कि अखिलेश यादव के साथ भी उनकी नजदीकी मानी जाती है। नहीं, सही बात है, तो क्योंकि कई चीजें हैं, क्योंकि पहले उनके अलग अलग मापदंड हो सकते थे, आज वो एक व्यवसायी ज्यादा है। मेरा अशोक आपसे एक सवाल है, मैंने सवेरे भी आपसे पूछवाया था बाबा को, और इनफैक्ट अगर आप स्वामी रामदेव को आपने बहुत पहले भी कवर किया है, जब वो पहले आंदोलन कर रहे थे तब भी कवर किया, कोई इन्फ्लुएंस ड्रॉ होता है उनकी बातचीत से? जी शशि जी द्वारा पूछिए सवाल आपका। अशोक, मेरा प्रश्न आपसे ये है कि आपने बाबा रामदेव को जब वो आंदोलन कर रहे थे 2012, 2013 और 2014 की शुरुआत में, तब भी आपने कवर किया था। इसके बाद भी आपकी 2.5 सालों में उनसे मुलाकात हुई। आप उनकी विचारधारा में, उनकी सोच में, उनकी अभिव्यक्ति में कोई शिफ्ट पाते हैं? और उस शिफ्ट से एक सीनियर पॉलिटिकल रिपोर्टर आपको कोई इन्फ्लुएंस ड्रॉ कर पा रहे हैं आप? बिल्कुल शशि जी, एक चीज़ मैं कल भी उनसे मिला और आज भी मैंने उनसे जब बात की पोलिंग के बाद, तो कहीं ना कहीं लग रहा था बाबा रामदेव अब सबसे के साथ मिलकर चलना चाहते हैं। सिर्फ एक पार्टी विशेष के साथ उनका ठप्पा लगे ऐसा वो नहीं चाहते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अखिलेश के साथ एसोसिएट हो रहे हैं वो, कि एक मंच पे भी दिखाई दिया, अखिलेश यादव ने उनकी तारीफ की, बाबा रामदेव ने उनकी तारीफ की। हरीश रावत यहाँ पे कांग्रेस के साथ भी उनके पहले संबंध अच्छे नहीं थे, लेकिन बाद में हरीश रावत के साथ भी उनके संबंध ठीक हो गए थे, उन्होंने ठीक ठाक संबंध बना लिए थे उनके साथ। बिहार में नीतीश कुमार की तारीफ की उन्होंने, लालू के साथ भी संबंध उनके ठीक बने। तो मेरे को जो समझ में आ रहा है कि बाबा रामदेव तमाम पार्टियों के साथ मिलकर के काम करना चाहते हैं, क्योंकि अब उनका व्यवसाय भी काफ़ी बढ़ रहा है और वो बिजनेस के सेक्टर में भी काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं। और दूसरा, जो मोदी के साथ उनको अपेक्षाएं थी, उम्मीदें थी, उस ढंग से बाबा रामदेव को ऐसा लग रहा है कि वो पूरी नहीं हो रही है। बेशक वो मिलते हो अशोक जी, हम सुना ही देते हैं अपने दर्शकों जिस उम्मीद के साथ प्रधानमंत्री। जी अशोक जी, हम सुना देते हैं कि बाबा रामदेव ने क्या क्या कहा था, वो सुना देते हैं पहले। आपने कहा कि राजनीतिक उथल पुथल होगी, इस चुनावों के बाद बदलाव आएगा, क्या कहना है आपका? बदलाव किस टाइप का बदलाव होगा, क्या उथल पुथल होगी? नहीं, मैंने कहा ये इस बार के जो चुनाव है राजनीतिक भूचाल लाने वाले हैं, और इस राजनीतिक आंधी में किस करवट कहते हैं ना, ऊंट बैठेगा, ये अभी कहना मुश्किल है, लेकिन अलग ढंग का राजनीतिक परिदृश्य देखने को मिलेगा। भूचाल किस टाइप के भूचाल की बात कर रहे हैं, कैसा भूचाल आएगा? देखो, मैं जो है ना वो भविष्य वक्ता नहीं हूं, लेकिन जो देश का राजनीतिक मूड दिख रहा है वो सामान्य नहीं है। तो आपके जहन में ये बात कहां से आई कि बड़े बड़े पलट जाएंगे, एक नई करवट लेगा यह चुनाव? ऐसा क्या आपके मन में आ रहा है, क्यों आया और क्या आपका मैसेज दिख रहा है वो हमने बता दिया। ऐसे मतलब मैं तो आम जनता के बीच का आदमी हूँ, एक गरीब परिवार में, एक सामान्य परिवार में, किसान के परिवार में पैदा हुआ हूँ। गांव से लेकर के और माने भारत से लेकर के इंडिया तक और इस पूरे दुनिया की चकाचौंध को मैंने देखा है। बड़ी खामोशी से लोग इस बार वोट कर रहे हैं, और ये जितने भी एग्जिट पोल दिखाए जा रहे हैं, ओपिनियन पोल दिखाए जा रहे हैं, ये सारे के सारे ओपिनियन पोल मुझे नहीं लगता कि सही साबित होगी। नई करवट क्या है, मैं वही जानना चाहता हूँ। घुमा रहे हैं सवाल को, नई करवट, भूचाल की बात आप कर रहे हैं, क्या इतने संकेत देना भी चाहते थे कि नहीं? नहीं, मुझे लगता है बाबा के बारे में जो आपने सवाल में अपनी बात कही कि भाई वो अब बाबा और स्वामी ही केवल नहीं है, एक कारपोरेट भी हैं, एक व्यवसायी भी हैं, और बहुत बड़े व्यवसायी हैं, बहुत सफलतम व्यवसायी हैं। ऐसे में मुझे ऐसा लगता है कि एक तरफ
क्योंकि आइडियोलॉजिकली अगर बाबा के पिछले 3 सालों को अगर आप देखें तो वो सांस्कृतिक राष्ट्रवादी हैं, वो हिंदू राष्ट्रवादी हैं। ये 50 बार नहीं, सैकड़ों बार उन्होंने अपनी बात कही, उसमें साफ जाहिर होता है कि उनका हिंदुत्व के प्रति एक कमिटमेंट है। लेकिन अगर इस चुनाव में 2014 के चुनाव के मुकाबले बिल्कुल डिफरेंट अगर उनकी राय आ रही है, उनका तेवर, उनका मिजाज, उनकी अभिव्यक्तियां, एक्सप्रेशन, तो अगर इसमें इतना बदलाव है तो कुछ तो और कारण है, सिर्फ यही नहीं है। इसका जो आपके करेस्पॉन्डेंट ने, अशोक जी ने बात कही बाद में, कुछ न कुछ ऐसी जरूर उनके साथ समस्या है कि जो इस सरकार से अपेक्षाएं उनकी रही होंगी बहुत सारी, वो एक तो नहीं पूरी हुई होंगी। कॉन्ट्रडिक्शन विद इन इस अलायंस में है बहुत सारा। उसमें कहीं ना कहीं इनका यह भी है कि एक कारपोरेट व्यवसायी के तौर पे जो दूसरे सूबों की बड़ी महत्वपूर्ण सरकारें हैं, बड़े सूबे हैं जहां उनका बड़ा मार्केट है, उनके रूलिंग एलिट से भी रिश्ते अच्छे बनाकर रखे। इसमें मैं एक बात याद दिलाना चाहूंगा, कई ऐसे मौके आए हैं जब उन्होंने राहुल गांधी की खुलकर तारीफ की है, तो ये बड़ी चौंकाने वाली बात थी, क्योंकि उनसे इतनी खुली तारीफ की उम्मीद कोई नहीं करता था। चलिए एक ब्रेक के लिए यहां पर रुकते हैं, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो रामपुर लिए चलेंगे आपको। वहां देखेंगे कि आजम खान के उत्तर प्रदेश में चल रहे दूसरे दौर के चुनाव और उत्तराखंड में जो चुनाव चल रहे हैं उन पर हम नजर बनाए हुए हैं अपनी। पहले आपको दिखाते हैं कि आजम खान ने हमारे संवाददाता से खास बातचीत में क्या क्या कहा है, उसके बाद हम अपने संवाददाता के पास आपको लिए चलते हैं। आजम साहब, ये बताइए कि रामपुर के बारे में कहा जाता है कि काम तो यहाँ बहुत हुआ, बहुत आपने काम कराया, लेकिन उत्तर प्रदेश के लोगों की शिकायत है कि इटावा के बाद सबसे ज्यादा पैसा आपने अपने शहर को दे दिया। नहीं, ऐसा नहीं है, सभी को मिला है, पैसा बहुत मिला है, सभी शहरों को, सभी नगर निकायों को मिला है। एक आध सड़क ज्यादा बन गई, एक आध बल्ब ज्यादा लग गया, तो मोदी जी को क्यों कष्ट है? वो भाषणों में अपने कहते थे कि रामपुर को 24 घंटे बिजली मिलती है, तो हमने तो नहीं कहा कि गुजरात को 28 घंटे मिलती है बिजली। मोदी जी ने यह भी कहा है कि जो समाजवादी पार्टी के सरकार में यहाँ के जो पुलिस स्टेशन है वो समाजवादी पार्टी के ऑफिस की तरह काम करते हैं। हाँ, देखिए, उनके तजर्बे हैं। गुजरात में दंगों के बाद जो हुआ वो दुनिया ने देखा, लेकिन कातिल को मसीहा कहना पड़ा। वो थिकली पॉपुलेटेड मुस्लिम एरियाज जहां बहुत बड़े पैमाने पर खूनी तमाशा हुआ था, उन बस्तियों में जाकर बीजेपी के वर्कर्स ने कहा, याद है? जी सरकार, याद है। क्या करोगे? जो आप कहोगे। मुसलमानों के मोहल्लों से 100% वोट मिला बीजेपी को। पैसा कितना लगाया इलाके में या पैसा कितना बहा रहे हैं आरोप की शक्ल में, ये सारी चीजें बालकृष्ण सुनने को मिली हैं चुनाव होने से पहले। इस बार सिर्फ अपना नाम नहीं बल्कि जो अपनी विरासत है उस पर भी दांव है आजम खान का। बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर अगर आप रामपुर में खासतौर पर शहर की बात करें तो यहाँ पर पोलराइजेशन है, और पोलराइजेशन किसी धर्म जाति के आधार पर नहीं बल्कि आजम खान के नाम पर है। बहुत ही लोगों में अगर आप बात करें तो उनके जो समर्थक हैं और उनके विरोधी हैं वो झगड़ा करने को तैयार हो जाते हैं, इस कदर पसंदगी या नापसंदगी है। लेकिन अगर आप रामपुर से बाहर निकलें, आप ग्रामीण इलाकों में जाएं, गांव की ओर जाएं, तो वहां पर स्थिति बदल जाती है। वहां पर मुद्दे जो हैं वो आजम खान एक छोटा मुद्दा है। दूसरी चीजें जो दूसरे जगहों पर दिखती हैं, लोगों की समस्याएं, सड़कों की समस्याएं, वो उनको लगता है कि रामपुर तो बहुत चमक रहा है लेकिन हमारे यहाँ उस तरह से बात नहीं पहुंची है। दूसरे मुद्दे भी वहां पर हावी हो जाते हैं। लेकिन जो खास बात रामपुर में आज देखने को मिली कि बड़ी संख्या में सुबह से ही जो है मतदान करने के लोग आ रहे थे, और जो यंग वोटर्स थे उनमें बहुत गजब का जोश था। सुबह सुबह हमारी बात एक ऐसी लड़की से हुई जो कि वोट करने आई थी, मुस्लिम लड़की थी, और उसका कहना था कि वो बीड़ी बनाने का काम करती है। सबसे पहले वोट डालने आई थी। जब हमने उनसे पूछा कि आप क्या चाहती हैं अपनी सरकार से, उसने कहा कि हम चाहते हैं कि हमें ऐसी सरकार मिले जो ऐसे मेरी जैसी लड़की भी जो जाके स्कूल कॉलेज में पढ़ सके। तो जो यंग वोटर्स हैं, महिलाएं वोटर्स हैं, उसमें बहुत गजब का जोश दिखा। और हमारी कई ऐसे लोगों से मुलाकात हुई जो फर्स्ट टाइम वोटर्स थे और जिनका ये कहना था कि उन्होंने अपने परिवार के बाकी लोग, अपने पिता या अपने पति जो हैं, उनसे अलग जाकर के, उनकी पसंद अलग है और उन्होंने अलग लोगों को वोट किया है। तो ये खास बात यहाँ पर रामपुर में देखने को मिली। बालकृष्ण, आपसे कुछ और सवाल हैं लेकिन एक ब्रेक के लिए हमें यहाँ पर रुकना पड़ रहा है। ब्रेक के बाद अभी लौटते हैं।